जय हिंद विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में हम अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए 131 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का एक महत्वपूर्ण संग्रह लेकर आए हैं। यह 2021 में कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों के लिए मंडल द्वारा जारी प्रश्न बैंक पर आधारित प्रश्न है। साथ ही ये प्रश्न महाविद्यालयीन ऐसे विद्यार्थियों के लिए भी बहुत उपयोगी हैं जो अर्थशास्त्र विषय लेकर अध्ययन कर रहे हैं या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि बोर्ड के विद्यार्थियों के 25 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संपूर्ण तैयारी इस वीडियो से हो सके। तो आइए चलते हैं। ये देख रहे हैं आप स्क्रीन पर प्रश्न बैंक सत्र 2020-21 कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र कला एवं वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों के लिए। शुरू में इसमें ब्लूप्रिंट दिया हुआ है, इससे आप परिचित हैं, हमने पहले भी इस पर वीडियो बनाया था। यहाँ पर देखें यूनिट 1 व्यष्टि अर्थशास्त्र परिचय, इस पर आधारित प्रश्न है। इसमें पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ है। इसमें आप देखिए विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का अध्ययन, यानी जो विकल्प आ है यह सही है। दूसरा प्रश्न है, व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र दोनों हैं, तो इसमें विकल्प आ परस्पर पूरक, यह सही है। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में सामाजिक हित एवं कल्याण को महत्व दिया जाता है? तो इसका जो विकल्प बा है समाजवादी अर्थव्यवस्था में, यह सही विकल्प है। चौथा प्रश्न है, उस केंद्रीय समस्या की पहचान कीजिए जो उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा से संबंधित है। तो इसका जो विकल्प आ है, क्या उत्पादन किया जाए, यह सही है। पांचवा प्रश्न है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र अध्ययन करता है। इसका विकल्प बा विशिष्ट फर्मों का, ये सही विकल्प है। इसके बाद हम चलते हैं इकाई 2 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर। इसमें पहला प्रश्न है, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता स्थिर रहती है, यानी विकल्प सा सही है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, सीमांत उपयोगिता हो सकती है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्यात्मक तथा उपर्युक्त सभी। तो विद्यार्थियों, सीमांत उपयोगिता धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक तथा शून्यात्मक भी, इसलिए उपर्युक्त सभी यानी विकल्प दा सही है। तीसरा, उदासीनता वक्र का नीचे की ओर ढाल सूचित करता है। नीचे की ओर ढाल का मतलब होता है ऋणात्मक ढाल, यानी विकल्प बा सही है। चौथा प्रश्न, उपभोग की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को कहा जाता है? असीमांत उपयोगिता, यह विकल्प सही है। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें आप देखें, पहला है, कुल उपयोगिता खालिस्तान उपयोगिता का योग होती है। तो खालिस्तान में हम लिखेंगे सीमांत उपयोगिता का योग होती है। दूसरा है, उच्च उदासीनता वक्र खालिस्तान संतुष्टि को दर्शाता है। तो उच्च उदासीनता वक्र जो होता है यह उच्च स्तर की संतुष्टि या अधिक संतुष्टि को दर्शाता है। तो हम रिक्त स्थान में लिखेंगे उच्च स्तर की संतुष्टि या अधिक। तीसरा है, उपयोगिता खालिस्तान की आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति रखती है। तो रिक्त स्थान में हम लिखेंगे उपभोक्ता। चौथा है, मांग का नियम एक खालिस्तान कथन है। तो इसमें हम लिखेंगे गुणात्मक। पांचवा, जब वस्तु की मांग में परिवर्तन उसके मूल्य में परिवर्तन से कम हो तो मांग की लोच खालिस्तान होगी। तो खालिस्तान में हम लिखेंगे बेलोचदार या इकाई से कम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित से सत्य असत्य बताइए। पहला है, उपयोगिता व्यक्तिगत होती है, सत्य कथन है। दूसरा, सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक भी हो सकती है, यह कथन भी सत्य है। तीसरा, गिफिन वस्तुएं घटिया वस्तुएं होती हैं, यह कथन भी सत्य है। चौथा, जब मांग तालिका को रेखाचित्र द्वारा व्यक्त किया जाता है तो उसे मांग वक्र कहते हैं, यह कथन भी सत्य है। पांचवा, मांग वक्र दाएं से बाएं नीचे की ओर झुका हुआ होता है, यह असत्य कथन है। इसके बाद प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता कितनी होती है? तो उत्तर में हम लिखेंगे, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। दूसरा, बजट रेखा का दूसरा नाम क्या है? तो हम लिखेंगे बजट रेखा का दूसरा नाम बजट प्रतिबंध या कीमत रेखा है। तीसरा, विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होती है? तो हम लिखेंगे अत्यधिक लोचदार या इकाई से अधिक।
चौथा, कीमत तथा मांग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है? तो उत्तर है विपरीत संबंध होता है। पांचवा है, मांग वक्र की मान्यता के अनुसार उपभोक्ता की आय कैसी मानी जाती है? इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि मांग वक्र की मान्यता के अनुसार उपभोक्ता की आय स्थिर मानी जाती है। इसके बाद प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। इसमें कॉलम आ में दिया है स्थानापन्न वस्तुएं, इसकी जोड़ी हम कॉलम बा में जो 5वें क्रमांक पर दिया है चाय एवं कॉफ़ी, इससे बनाएंगे। दूसरा है पूरक वस्तुएं, पूरक वस्तुओं की जोड़ी गेंद और बल्ले से बनेगी, यानी चौथे नंबर वाले बिंदु पर जो दिया है। तीसरा है गिफिन वस्तुएं, कॉलम बा में दूसरे क्रमांक पर दिया है निम्न कोटि की वस्तुएं, इससे जोड़ी बनाएंगे। चौथा है बेलोचदार मांग, बेलोचदार मांग किनकी होती है? आवश्यकता की वस्तुओं की, कॉलम बा में तीसरे क्रमांक पर। पांचवा, मांग के नियम का अपवाद, कॉलम बा में पहले क्रमांक पर गिफिन वस्तुओं से। छठवां, कुल उपयोगिता, कॉलम बा में अंतिम क्रमांक यानी 7वें नंबर पर सीमांत उपयोगिता का योग। तथा सातवां है बजट रेखा, कॉलम बा में 6वें क्रमांक पर जो कीमत रेखा, इससे इसकी जोड़ी बनाएंगे। आगे चलते हैं अगली इकाई पर। इकाई 3, उत्पादक व्यवहार एवं पूर्ति। इस इकाई का जो पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनिए। भौतिक आदाओं और भौतिक प्रदा के बीच संबंध को कहते हैं। तो भौतिक आदाओं और भौतिक प्रदा, तो आदा का मतलब होता है आगतें तथा भौतिक प्रदा का मतलब होता है निर्गत। तो आदाओं और प्रदा के बीच में संबंध को कहते हैं विकल्प सा उत्पादन फलन, यह सही विकल्प है। इसके बाद है अल्पकाल में उत्पादन फलन का कौन सा नियम लागू होता है? तो इसमें जो विकल्प आ है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, यह सत्य कथन है, सत्य विकल्प है। तीसरा, उत्पादन की प्रथम अवस्था में अ कुल उत्पादन में बढ़ती हुई दर से वृद्धि होती है, ब सीमांत उत्पादन घटता है, स सीमांत उत्पादन बढ़ता है, और दा में दिया है दोनों आ तथा ब। तो विद्यार्थियों इसमें जो आ और सा विकल्प है ये दोनों विकल्प सही हैं, यानी कुल उत्पादन में बढ़ती हुई दर से वृद्धि होती है तथा स सीमांत उत्पादन बढ़ता है। तो आप तो में से किसी भी एक का चुनाव कर सकते हैं। चौथा, उत्पादन प्रारंभ होने से पहले निम्न में से कौन सी लागत पाई जाती है? तो इसमें जो विकल्प सा है स्थिर लागत, यह सही है। निम्न में से कौन सा स्थिर लागत का उदाहरण नहीं है? तो इसमें आप देखें सा क्रमांक पर अस्थायी श्रमिकों की मजदूरी और वेतन, ये जो है स्थिर लागत का उदाहरण नहीं है। इसके बाद प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वह नियम जो खालिस्तान में लागू होता है उसे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहते हैं। तो जो नियम अल्पकाल में लागू होता है उसे हम परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहते हैं। तो रिक्त स्थान में हम लिखेंगे अल्पकाल। इसके बाद वह नियम जो खालिस्तान में लागू होता है उसे पैमाने के प्रतिफल का नियम कहते हैं, इसमें हम लिखेंगे दीर्घकाल। तीसरा, औसत लागत तथा सीमांत लागत दोनों ही खालिस्तान लागत से ज्ञात की जाती है, तो खालिस्तान में हम लिखेंगे कुल। चौथा है खालिस्तान लागत औसत लागत को उसके सबसे निचले बिंदु पर काटती है, तो हम खालिस्तान में लिखेंगे सीमांत लागत। पांचवा, फर्म की संख्या बढ़ने पर बाजार में पूर्ति खालिस्तान है, तो हम लिखेंगे पूर्ति बढ़ जाती है, खालिस्तान में लिखेंगे बढ़ जाती। इसके बाद प्रश्न है निम्नलिखित का सत्य असत्य बताइए। शून्य उत्पादन होने पर परिवर्तनशील और स्थिर दोनों ही साधन घटा दिए जाते हैं, तो ये असत्य कथन है। दूसरा, अल्पकाल में परिवर्तनशील साधन अपरिवर्तित रहते हैं, यह कथन भी असत्य है। तीसरा, उत्पादन बंद कर देने पर स्थिर लागत शून्य हो जाती है, यह कथन भी असत्य है। चौथा, पैमाने के प्रतिफल का संबंध दीर्घकालीन उत्पादन फलन से होता है, यह कथन सत्य है। पांचवा, कर में वृद्धि होने से उत्पादन लागत बढ़ती है और पूर्ति में कमी आती है, यह कथन भी सत्य है। इसके बाद सही जोड़ी वाला प्रश्न देखें। कॉलम आ में कुल उत्पादन, इसकी जोड़ी कॉलम बा के जो तीसरे क्रमांक पर है वस्तुओं तथा सेवाओं की कुल मात्रा से बनाएंगे। दूसरा है साधन के प्रतिफल का नियम, तो कॉलम बा में पहले क्रमांक पर ही अल्पकाल लिखा हुआ है, तो अल्पकाल से इसकी जोड़ी बनाएंगे। तीसरा, अदा एवं प्रदा में संबंध, इसे उत्पादन फलन से बनाएंगे। चौथा, AC और MC वक्र, ये U आकार के होते हैं। पांचवा, सीमांत उत्पादन यानी अतिरिक्त उत्पादन। तो इस प्रकार ये सही जोड़ी वाले प्रश्न हो गए। आइए अब चलते हैं यूनिट 4 पर।
यूनिट 4 में जो पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, निम्न में से बाजार का कौन सा स्वरूप कीमत निर्धारक होता है? तो इसमें जो विकल्प आ है एकाधिकार, यह सही है। दूसरा, पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रय लागतें होती हैं, तो इसका जो विकल्प द है शून्य, सही विकल्प है। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला, पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में क्रेताओं और विक्रेताओं की खालिस्तान संख्या होती है, तो हम लिखेंगे बहुत अधिक संख्या होती है। दूसरा, पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म कीमत खालिस्तान फर्म होती है, तो यहाँ हम लिखेंगे कीमत प्राप्तकर्ता या स्वीकारकर्ता। तीसरा प्रश्न है सत्य असत्य लिखिए। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में बाजार में कोई प्रतियोगिता नहीं पाई जाती, असत्य कथन है। दूसरा, पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादक अलग अलग क्रेताओं से अलग अलग कीमतें ले सकते हैं, यह कथन भी असत्य है। इसके बाद है सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी में कॉलम आ में देखिए फर्म का साम्य, कॉलम बा में दिया हुआ है AR बराबर MR दूसरे क्रमांक पर, यानी औसत आगम बराबर सीमांत आगम, तो फर्म के साम्य की जोड़ी AR बराबर MR से बनाएंगे। दूसरा है सोना, सोने का बाजार अंतर्राष्ट्रीय बाजार होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ी बनाएंगे। दूध का स्थानीय बाजार होता है और कपड़े का राष्ट्रीय बाजार होता है। तो विद्यार्थियों, ये होगा यूनिट 4 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसके बाद अब चलते हैं यूनिट 5 पर। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न है पहला, कीमत संतुलन तब समान रहता है जब, पहले विकल्प में दिया है मांग में वृद्धि बराबर पूर्ति में वृद्धि, तो ये जो पहला विकल्प है मांग में वृद्धि बराबर पूर्ति में वृद्धि, यह कथन सत्य है। दूसरा है जब बाजार मांग बाजार पूर्ति से अधिक होती है तब स्थिति बनती है, कौन सी स्थिति बनती है? जब बाजार मांग बाजार पूर्ति से अधिक होती है, तो सा विकल्प जो है मांग के अतिरेक की, यह सही विकल्प है। इसके बाद देखें आप रिक्त स्थान, खाली स्थान का आशय संतुलन की स्थिति से है, तो संतुलन की स्थिति से क्या आशय होता है? तो यहाँ खाली स्थान में आएगा फर्म के साम्य, फर्म के साम्य का आशय संतुलन की स्थिति से है। दूसरा जो रिक्त स्थान वाला प्रश्न है, खाली स्थान का आशय किसी वस्तु की ऐसी कीमत निर्धारित करना है जो संतुलन में रहती है, तो यहाँ पर आएगा कीमत संतुलन, कीमत संतुलन का आशय रिक्त स्थान में लिखेंगे। इसके बाद तीसरा है कीमत छत को खालिस्तान कहते हैं, तो यहाँ पर आएगा कीमत सीमा। इसके बाद हम चलते हैं यूनिट 6। यूनिट 6 के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, इसमें पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। स्टॉक एक विशेष खालिस्तान पर मापी गई मात्रा होती है, तो स्टॉक एक विशेष समय पर मापी गई मात्रा होती है, तो रिक्त स्थान में हम लिखेंगे समय। आगे चलें, दूसरा जो रिक्त स्थान वाला प्रश्न है, खालिस्तान वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जाता है, तो इसमें आएगा मध्यवर्ती वस्तुएं। इसके बाद तीसरा, खालिस्तान स्थायी संपत्तियों के उपयोग से होने वाली टूट फूट के कारण होने वाली हानि है, तो रिक्त स्थान में हम लिखेंगे मूल्य ह्रास। चौथा, परिवार द्वारा खरीदी गई कार खालिस्तान वस्तु कहलाती है, तो इसमें हम लिखेंगे अंतिम उपभोग वस्तु या टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु। पांचवा है राष्ट्रीय आय के आकलन में खालिस्तान भुगतान शामिल नहीं रहते हैं, तो इसमें हम लिखेंगे हस्तांतरण भुगतान शामिल नहीं रहते हैं, रिक्त स्थान में हस्तांतरण आएगा। इसके बाद फिर हम चलते हैं, इस इकाई के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए। अगली इकाई है इकाई 7। इकाई 7 में आप देखें पहला जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य है, इसमें जो विकल्प बा है मूल्य का मापन, यह मुद्रा का प्राथमिक कार्य है, तो हम विकल्प बा का चुनाव करेंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न है भारत का केंद्रीय बैंक है, और विकल्प सही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद तीसरा प्रश्न है 1 रुपए का नोट निर्गमित करता है, कौन निर्गमित करता है? तो इसमें विकल्प सा जो है भारत सरकार, ये सही विकल्प है। फिर जनता का बैंक कौन सा होता है? तो जनता का बैंक होता है व्यापारिक बैंक, यानी विकल्प आ जो है ये सही है। फिर पांचवा व्यावसायिक बैंक, फिर रिक्त स्थान है, अब विकल्प में क्या आएगा देखें, व्यावसायिक बैंक नोट निर्गमन करते हैं, ये तो नहीं आएगा। वह ग्राहकों की जमा स्वीकार करते हैं, ये सही है।
और स ग्राहकों को ऋण देते हैं, यह भी सही है। तो उत्तर जो है वह है द, ब एवं सा दोनों। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है मुद्रा वह धुरी है जिसके खालिस्तान अर्थ विज्ञान केंद्रित है, तो यहाँ आएगा चारों ओर। दूसरा है मुद्रा के प्राथमिक कार्य मूल्य मापन एवं विनिमय का माध्यम, तो यहाँ पर मूल्य मापन और विनिमय का माध्यम लिखेंगे। फिर तीसरा है ट्रस्टी की भूमिका निभाना बैंक का खालिस्तान संबंधी कार्य है, तो हम लिखेंगे अभिकर्ता संबंधी कार्य। खालिस्तान बैंक का नोट निर्गमन पर एकाधिकार है, तो यहाँ हम लिखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश का खालिस्तान बैंक कहलाता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे केंद्रीय बैंक। इसके बाद सत्य सत्य वाले प्रश्न हैं। केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक होता है, सत्य कथन है। फिर केंद्रीय बैंक सरकार को ऋण प्रदान करता है, सत्य कथन है। तीसरा व्यापारिक बैंक साख सृजित करते हैं, सत्य कथन है। चौथा मुद्रा एक अच्छा सेवक किंतु बुरा स्वामी है, यह भी सत्य है। और पांचवा व्यापारिक बैंक के पास प्राथमिक जमाएं नहीं होती, यह असत्य कथन है। इसके बाद सही जोड़ी, इसमें देखें आप कॉलम आ में पहला है जमा स्वीकार करना, इसकी जोड़ी आप बनाए किससे बनाएंगे? जमा स्वीकार करना व्यापारिक बैंक से। दूसरा है जनता का बैंक, तो जनता का बैंक कौन सा होता है? यह भी व्यापारिक बैंक होता है। फिर तीसरा जो है सरकार का बैंक, तो इसके सामने हम लिखेंगे RBI। फिर चौथा है मुद्रा का प्राथमिक कार्य, तो यहाँ पर हम इसकी जोड़ी बनाएंगे मूल्य का मापन से। और पांचवा प्राथमिक भारत में सिक्कों को खालिस्तान कहा जाता था, दाम कहा जाता था, क्या लिखेंगे हम इसमें? इसकी जोड़ी बनाएंगे दाम से। इसके बाद चलें अगली इकाई पर। यूनिट 8 इस साल के कोर्स से हटा दी गई है 2021 की मुख्य परीक्षा के लिए, तो इसमें 21 यूनिट 8 के जो हैं प्रश्न नहीं दिए गए हैं। यूनिट 9 में देखें जो पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है राजस्व बजट में शामिल है, क्या शामिल है? सरकार की राजस्व प्राप्तियां, ब सरकार का राजस्व व्यय, स सरकार की पूंजीगत प्राप्तियां, तो इसमें क्या आएगा? विकल्प द, दोनों आ और बा, यानी सरकार की राजस्व प्राप्तियां और सरकार का राजस्व व्यय, तो विकल्प द का चुनाव करेंगे। फिर सरकार द्वारा उधार लेना है, उधार लेना क्या होता है? इसका सही विकल्प है ब, पूंजीगत प्राप्ति। तीसरा है वे राजस्व प्राप्तियां जो कर के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से प्राप्त होती हैं कहलाती हैं, तो इसमें भी विकल्प ब आएगा, गैर कर प्राप्तियां। फिर उस कर को क्या कहा जाता है जिसका भार चुकाने वाले व्यक्ति पर ही पड़ता है, तो इसको कहते हैं प्रत्यक्ष कर, यानी विकल्प आ सही है। इसके बाद पांचवा है बजट को अधिक का बजट कब कहा जाता है, तो अधिक का बजट हम कब कहते हैं? यहाँ पर देखिए आप विकल्प सा, अनुमानित प्राप्तियाँ अधिक हों अनुमानित व्यय से, तब हम बजट को अधिक का बजट कहते हैं, तो विकल्प सा सही है। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संपदा कर एक खालिस्तान कर है, तो इसमें हम लिखेंगे प्रत्यक्ष कर। दूसरा ऋण पर ब्याज मिलना एक खालिस्तान प्राप्ति है, तो इसे लिखेंगे हम गैर कर राजस्व प्राप्ति। फिर तीसरा है पूंजीगत व्यय खालिस्तान अवधि के लिए किए जाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम दीर्घ अवधि के लिए किए जाते हैं। चौथा है अनुमानित व्यय बराबर खालिस्तान संतुलित बजट कहलाता है, तो यहाँ पर क्या आएगा? अनुमानित प्राप्ति, अनुमानित व्यय बराबर अनुमानित प्राप्ति संतुलित बजट कहलाता है। पांचवा प्रश्न है घाटे का बजट बराबर अनुमानित आय ऋण खालिस्तान, तो विद्यार्थियों ये जो प्रश्न है थोड़ा अस्पष्ट सा है। यहाँ पर अनुमानित आय के बाद में हमको छोटा है अनुमानित व्यय से, यानी छोटा है अनुमानित व्यय से ये लिखना चाहिए, या फिर प्रश्न ऐसा होता कि बजट घाटा बराबर अनुमानित व्यय ऋण अनुमानित आय, तो अनुमानित व्यय से हम अनुमानित आय को घटा देते हैं क्योंकि इसमें अनुमानित व्यय अधिक होता है, तो हमें बजट घाटा प्राप्त हो जाता है। इसके बाद तीसरा जो प्रश्न है वह है सही जोड़ी बनाइए। कॉलम आ में देखें वृद्धावस्था पेंशन भुगतान, वृद्धावस्था पेंशन भुगतान गैर विकासी व्यय कहलाएगा। फिर दूसरा है पूंजीगत व्यय अंश पत्रों में विनियोग
इससे जोड़ी बनाएंगे। फिर कर राजस्व की जोड़ी हम बनाएंगे राजस्व प्राप्ति से। उधार लेना पूंजीगत प्राप्तियों में आएगा। कानून एवं व्यवस्था योजना व्यय। तो इस प्रकार ये सही जोड़ी वाला प्रश्न हो गया। अब देखें सत्य असत्य। ऋण की वसूली पूंजीगत प्राप्ति होती है, यह कथन असत्य है। फिर भारत में सरकारी बजट केवल केंद्रीय सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, यह भी असत्य है। तीसरा, बजट सरकार की आय तथा व्यय का विवरण होता है, यह सत्य कथन है। फिर चौथा है राजस्व प्राप्तियों में कर प्राप्तियां तथा गैर कर प्राप्तियां दोनों को शामिल किया जाता है, यह सत्य कथन है। इसके बाद पांचवा है सरकार की अनुमानित आय अधिक है, सरकार के अनुमानित व्यय होने पर आधिक्य का बजट कहलाता है, तो यह कथन सत्य है। आय अधिक होती है व्यय से, तो हम इसे अधिक का बजट कहते हैं। तो इस प्रकार ये इकाई 9 के प्रश्न हो गए। अब देखें इकाई 10। इकाई 10 में पहला जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, विदेशी विनिमय दर किसी मुद्रा की कीमत को व्यक्त करती है। इसमें विकल्प सा अन्य मुद्रा के रूप में, यह सही है। दूसरा, सरकार द्वारा निर्धारित विनिमय दर को कहा जाता है। इसमें विकल्प आ स्थिर विनिमय दर, ये सही है। फिर तीसरा, भुगतान संतुलन में शामिल होते हैं। भुगतान संतुलन में क्या शामिल होते हैं? केवल आयात, केवल निर्यात। सा वस्तुओं का आयात निर्यात दोनों। और द है दृश्य एवं अदृश्य मदें दोनों। तो इसका विकल्प द सही है, दृश्य एवं अदृश्य मदें दोनों। फिर चालू खाते की मद है। इसमें विकल्प सा जो है ब्याज एवं लाभांश, यह सही है। इसके बाद नई व्यापार नीति की घोषणा की गई। इसका विकल्प सा सन 1991 में, यह सही है। रिक्त स्थान वाले प्रश्न देखें। संतुलन में खालिस्तान संतुलन में दृश्य एवं अदृश्य दोनों मदें शामिल रहती हैं, तो खालिस्तान में हम लिखेंगे भुगतान संतुलन। फिर दूसरा, व्यापार का उद्देश्य खालिस्तान कमाना होता है, तो उत्तर में लिखेंगे लाभ कमाना। तीसरा, जब घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा में घटा दिया जाता है तब यह खालिस्तान कहलाता है, तो यहाँ हम लिखेंगे अवमूल्यन। चौथा, खालिस्तान व्यापार विभिन्न देशों के संकट के समय सहायक होता है, तो यहाँ हम लिखेंगे विदेशी व्यापार। पांचवा, खालिस्तान विनिमय दर प्रणाली में किसी भी मौद्रिक सत्ता द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाता, तो इसमें हम लिखेंगे तैरती विनिमय दर प्रणाली, तो तैरती शब्द आएगा। इसके बाद सत्यासत्य वाले प्रश्न हैं। इसमें पहला है भुगतान संतुलन खाता अर्थव्यवस्था की विकास क्षमता को प्रतिबिंबित करता है, तो यह कथन सत्य है। दूसरा फिर कथन है व्यापार संतुलन किसी देश की सेवाओं के निर्यात तथा सेवाओं के आयात के बीच अंतर है, यह कथन असत्य है। तीसरा है नई व्यापार नीति की घोषणा सन 1991 में की गई, सत्य कथन है। चौथा, व्यापार संतुलन सदैव संतुलित रहता है, यह असत्य कथन है। पांचवा, भुगतान संतुलन में केवल दृश्य मदों को शामिल किया जाता है, यह भी असत्य कथन है। इसके बाद देखें सही जोड़ी बनाइए। इसमें कॉलम आ में देखें आंतरिक व्यापार, तो आंतरिक व्यापार किसे कहते हैं? एक देश की सीमा के अंदर होने वाला व्यापार। भुगतान संतुलन सदैव रहता है संतुलन में। विदेशी व्यापार एक से अधिक देशों के बीच होता है। अवमूल्यन किसे कहते हैं? देश की मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा में कम होना। और चालू खाते की मदें आयात निर्यात। तो इस प्रकार अर्थशास्त्र में कक्षा 12वीं आर्ट एवं कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए यह 131 प्रश्नों का संग्रह था, जिसमें सही विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, सत्य असत्य तथा एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्न थे। विद्यार्थियों, अगर इस वीडियो को आपने पूरा ध्यान से देखा है तो आपको एक ही स्थान पर पूरे 25 अंकों की तैयारी का मटेरियल मिल जाता है। तो इस वीडियो को आप बार बार भी देख सकते हैं। सही विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, सभी तरह के जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लें। बोर्ड परीक्षा में इन्हीं में से आना है, तो आपके 25 अंकों की जो है कंप्लीट तैयारी हो जाती है। हमारे अन्य वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको अर्थशास्त्र विषय से संबंधित नए वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। आज के इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।